वेलकम टू अदर वीडियो। और ये है ब्लैक क्लोवर का मांगा कंटिन्यूएशन। तो चलिए जानते हैं ब्लैक क्लोवर का मांगा कंटिन्यूएशन। और कहानी में आगे आस्था उस फाइव हेडेड ड्रैगन का सामना करता है जिनमें से दो सरों को वो काट देता है, लेकिन वो सर खुद ब खुद को हील कर लेते हैं। जहां अब उसका सामना कर पाना आस्था के लिए एक कड़ी चुनौती साबित होती है। पर उसके अलावा स्ट्रॉन्गेस्ट यूजन सामना कर रहा होता है उस आइज वाले पैलाडिन से, जो अपनी पूरी जी जान लगाना चाहता है लूशियस सामा के सपने को साकार करने के लिए। तो खैर, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसका, उसको लेकर र्यूजन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और उस मुकाबले को आगे कंटिन्यू करने के लिए तैयार होता है। जो ये सब करेगा अपने शोगुन के लिए, जिसके साथ हम बढ़ते हैं इस र्यूजन के पास्ट की ओर, जो अपने खानदान का सबसे पावरफुल वॉरियर था, जिसकी बराबरी का उसके साम्राज्य का कोई भी शख्स नहीं था। जहां उसकी बराबरी सिर्फ एक और शख्स कर सकता था जो उसकी तरह ही किसी और प्रोविंस या आइलैंड का वारिस था, और वो शख्स और कोई नहीं, वो था रियू। जहां ये दोनों एक दूसरे के राइवल हुआ करते थे और इन दोनों के बीच की होड़ थी कि कौन बनता है इनमें से शोगुन। पर जब ये दोनों 17 साल के हुए, उस समय हर तरफ एक महामारी फैलने लगी जिससे लोगों का मैजिक, या फिर इनकी भाषा में योरयोकू, कमजोर पड़ने लगा। और जिनका योरोकू कमजोर था वो मारे जाने लगे। जो महामारी वैसे कोशु और गोशु में फैली थी, जिससे चिंता ये थी कि उन दोनों जगह के लोग ही मारे जाएंगे, जिसका पॉसिबल इलाज निकलकर सामने आया लिविंग सोल हर्ब। पर जिसके बारे में लोगों ने सिर्फ कहानी में सुना था कि ऐसी कोई जड़ी बूटी सच में है भी या नहीं, जिसके बारे में सुना गया है कि वो विलुप्त हो चुकी है, पर जिसका पता लगाने का एक ही तरीका था, और वो था एक स्पेशल पावर जिसका नाम था तेनगेंसु। और ये टेक्निक थी सब कुछ देख पाने की टेक्निक, जिसको पाने के लिए काफ़ी भारी मात्रा में यूरोकू यानी मैजिक चाहिए होता था। जहाँ इसको पाने का एलिजिबल सिर्फ ये दोनों लोग थे, पर उस शक्ति को पाने की कीमत थी इनके सारे यूरोकू और मैजिक का हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना। जहाँ उस शक्ति को पाने का फैसला कर पाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि अपने सारे यूरोकू यानी मैजिक को खोकर उस शक्ति को पाना, उस चीज़ को ढूंढने के लिए जो एग्जिस्ट हो सकता है ना भी करती हो, एक बेवकूफ़ी होगी। जहाँ उसके बाद वो स्ट्रांग नहीं रहेगा जो सारी बातें अभी का स्ट्रॉन्गेस्ट यूजन सोच रहा होता है। जहाँ वो यूरो को खोकर कमजोर होकर मरना प्रेफर कर सकता है उस महामारी से, इस शक्ति के बजाय। पर बिना कुछ सोचे समझे उस समय रियू ने उसके लिए हामी भरी, जिसके उस प्रपोजल को सुनकर इसे काफी हैरानी हुई। जिसका सोचना ये था, क्या इसका दिमाग ठीक है? ये पागल तो नहीं हो गया अपना सारा यूरो को खो देना? क्या ये शोगुन नहीं बनना चाहता? पर उसके बाद रियो ने तेनगेंसु पाया और उसके इस्तेमाल से ढूंढ निकाला लिविंग सोल हब और लोगों की जान बचा ली, जिससे लोग तो खुश थे। लेकिन युसुगा यानी सेवंथ र्यूजन थोड़ा नाराज था, क्योंकि उसका फेवरेट अपोनेंट उससे छिन गया था। हाँ, पर उस सब के बाद रियू बिल्कुल भी नहीं बदला और वो हर तरफ लोगों को बचाता रहा, पूरे लैंड ऑफ सन में, जिस सबसे लोग उसको काफी पसंद किया करते, जहाँ कई सारे लोग अपनी इच्छाओं से उसके फॉलोअर्स बन चुके थे। पर फिर समय आया शोगुन कौन बनेगा ये डिसाइड करने का, जिसका एक लौता और अहम कैंडिडेट ये खुद था, जिसके पास भरपूर योरोकू था। पर उस सब के बावजूद उसने उस समय खुद को नहीं, रियू को एक्नॉलेज किया और खुद बना सेवंथ र्यूजन, जिसके साथ अभी हम बढ़ते करंट फाइट में, जहां उसका अपोनेंट काफी ज्यादा हैरान है कि इतने सारे वारों के बावजूद ये हार क्यों नहीं रहा, जिसके अगेंस्ट वो इस्तेमाल करता है आयरन योजोत्सु, आयरन शोल्जर, जिससे टकरा के उसके अपोनेंट के सभी वार चकनाचूर हो जाते हैं। और फिर बारी आती है उसकी वार की, जिससे वो एक गहरा जख्म देने में कामयाब हो जाता है उस पैलेडिन के ऊपर। जहाँ वैसे सब कुछ सही था, बस उसकी किस्मत का दोष था, क्योंकि उसका सामना हुआ था सबसे पावरफुल रीजन से। तो वहाँ मौजूद बाकी लोग भी जख्मी होते हैं, बाकी रीजन भी जख्मी होते हैं, जिसको हील किया जाता है उनके हीलिंग मेज के साथ, जो कि एक खुद रीजन है, और उसके साथ सबको चीयरअप करते हैं शोगुन दोबारा इस फाइट को पूरी जी जान से कंटिन्यू करने के लिए, ताकि ये अपने लोगों को इस खतरे से बचा सके। क्योंकि अब इनका अगला टारगेट होगा वो फाइव हेडेड ड्रैगन, जिसका सामना आस्था कर रहा होता है, जिससे उम्मीद करते हैं शोगुन की वो अपने अगले वार में अपना 100% दे, क्योंकि उसके आगे होने वाले वारों में बाकी के र्यूजन भी उसका पूरा पूरा साथ देंगे। जहाँ आस्था का कंसर्न होता है कि वो फाइव हेडेड ड्रैगन अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, जो सुनकर अपनी आंखों से पट्टी हटा के रियू देखते हैं उस ड्रैगन को और पाते हैं कि उस ड्रैगन को हराने के लिए इन्हें साथ में वार करना पड़ेगा उस ड्रैगन के पांचों सरों पर एंटी मैजिक के साथ। जहाँ फिर आगे रियू उस ड्रैगन को चुनौती देते हुए, जिसने उनके लैंड ऑफ सन को दूषित करने की कोशिश की, चार्ज करते हैं अपने सभी रीजन्स के साथ, जो सभी उनके कमांड के साथ आगे बढ़ते हैं उस ड्रैगन की ओर। जहाँ फिर आगे सभी रीजन उस ड्रैगन के ऊपर अपने अपने वार करते हैं। पर उन सभी रीजन्स में से एक रीजन
थोड़ा ज़्यादा जख्मी होता है, जो अपने ड्रैगन के सर की ओर बढ़ते हुए थोड़ा सा चूक जाता है, जिस वजह से फाइनल ड्रैगन का वार उसको डायरेक्ट हिट करने वाला होता है, जिसको बचाते ही इचिका या यूं कहें कि रोकती है इचिका अपने जेतन के साथ, जो एक मौका होता है आस्था के लिए, जहां आस्था बिना कुछ और सुने और जाने समझ चुका होता है माहौल को और अपने एक वार से इन पांचों ड्रैगन के सरों को एक साथ एंटी मैजिक के साथ काट देता है। तो इस सब के साथ ये जंग खत्म होती है और आसपास का आसमां और पूरा माहौल काफ़ी ज़्यादा शानदार हो चुका होता है, जिसको वहाँ मौजूद बाकी लोग भी भरपूर तरह से इंजॉय कर रहे होते हैं, जो मौसम आमतौर पर यहाँ कभी था ही नहीं, क्योंकि उस जगह हमेशा बादल रहा करते थे, क्योंकि वहाँ इन्फ्लुएंस था सोते हुए फाइव हेडेड ड्रैगन का, पर आस्था की एंटी मैजिक शक्ति की वजह से उस सब का वहाँ से पूरी तरह से खात्मा हो चुका है और अब यहाँ पर एक साफ आसमां है। तो उस सब के खत्म होने के बाद आस्था ऑब्जर्व करता उसके सामने पड़ा हुआ एक शख्स, जिसे देख उसे याद आता है ये तो वही शख्स है जिसे पहले कभी उसने हराया था और उसने उस समय खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया था। तो वो अभी कैसे यहाँ मौजूद हो सकता है, जिस बारे में रोशनी डालता है रियू की लूशियस के प्लान के बारे में कुछ कहा था सिस्टर लिली ने, जो अब तक फिलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन वो शायद रेजरेक्ट कर रहे हैं सभी पुराने मेजेस को, वो भी ग्रैंड मैजिक नाइट के पावर लेवल के बराबर, यानी मैजिक नाइट कैप्टन्स के पावर के बराबर में। जो सब जान के आस्था वापस जाना चाहता है क्लोवर किंगडम की ओर, जहाँ जाने के तरीके के बारे में वो रियू से पूछता है, लेकिन रियू कहता है कि ब्लैक बुल्स वाले उसे ढूंढ रहे हैं और 2-3 दिन के अंदर शायद वो यहाँ तक पहुँच जाए तुम्हें ढूंढते ढूंढते, तो तुम्हें उन पर भरोसा रखना पड़ेगा और बस तब तक आस्था को उन पर भरोसा रखना है और खुद को रेस्ट देकर प्रिपेयर करना है आगे आने वाली जंगों के लिए। तो इस सब के बाद दोबारा द लैंड ऑफ सन पर कुछ पल के लिए खुशहाल पल लौट आता है, जहाँ इस जीत को सेलिब्रेट करते हुए ये सभी पार्टी एंजॉय करते हैं और इस सब के दौरान इचिका उस सच को एक्सेप्ट कर पाती है जो सच था, जहाँ कैप्टन यामी ने अपने क्लैन को रेडिकेट नहीं किया था, जिस बारे में वो कंफर्म करती है रियू से भी और फिर बाद में आस्था से माफ़ी मांगती है कैप्टन यामी को बुरा भला कहने के लिए। जहाँ इचिका और आस्था के ऑकवर्ड बातों के अलावा हम जान पाते हैं यहाँ चार्मी जैसे दिखने वाली मशीन के बारे में, जिसे कहा जाता है ओचामी, जो एक देवी की तरह थी इनके लिए, जिन्होंने द लैंड ऑफ सन को भुखमरी से बचाया था, जिसकी यादगार में इस तरह के डॉल्स को बनाया गया, जहाँ उसे माना जाता है गॉड ऑफ फूड, जो हो सकता है चार्मी के एंसेस्टर्स रहे हो, मे भी इस राज से आगे चल के पर्दा हटे। तो खैर इस तरह से सभी वहाँ मज़े करते हैं और सब अपने अपने तरह से इस पार्टी को एंजॉय करते हैं आस्था के साथ। जहाँ इस सब के बाद आस्था नहाने की सोचता है, जो हॉट स्प्रिंग वाटर की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता अपने सारे कपड़े खोले हुए और छलांग मार देता उस तालाब के अंदर, जिस तालाब में पहले से कोई और मौजूद होता है या यूं कहें कि होती है, जो होती है इचिका, जिसे देख वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है, वो भी पूरी रफ्तार से। वैसे जिस सबसे इचिका भी उतनी ही घबरा गई थी। पर खैर जिस सब के बाद वो लोग दोबारा मिलते हैं और इस तरह से आगे वो शायद ट्रेनिंग कंटिन्यू करने वाले हैं। पर जिस तरह बढ़ने से पहले हम बढ़ते हैं क्लोवर किंगडम की ओर, जहाँ जजमेंट डे का पैगाम लिए कोई बढ़ रहा है क्लोवर किंगडम की ओर अपने पंटर लोगों को लिए, और वह लूशियस, जो वैसे साथ ही बढ़ रहा है ट्रू वर्ल्ड पीस की ओर, जिस सबको काउंटर करने के लिए बाकी लोग भी तैयार है, जहाँ सभी सिटीजन्स को सेफली इवैक्यूएट करवा लिया गया है नोवल रैम के पास, जहाँ क्लोवर किंगडम के अलावा बाकी किंगडम भी अपनी अपनी तैयारी और सेफ्टी पूरी तरह से किए हुए बैठा है। जो खैर लूशियस को ढूंढ तो नहीं पाए, पर वो उसके कहे मुताबिक सभी तरह के सेफ्टी मेजर्स को लिए ज़रूर इकट्ठा हुए बैठे हैं अपने किंगडम के हर एक मैजिक नाइट को लिए। और उसी चीज़ को फॉलो करते हुए कैप्टन यामी भी एक किनारे खड़े होते हैं, जिस तरफ आती है शार्लेट और उनसे क्लियरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्यों वो रिसेंटली उन्हें अवॉइड कर रही थी, उसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहती है। पर फिलहाल इस माहौल को देखते हुए कैप्टन यामी उन सब फीलिंग्स को दरकिनार करना चाहते हैं और वो जानते हैं हमेशा से ऐसी ही रही है शार्लेट। पर हाँ, अगर ये जंग एंड होती है तो वो दोनों साथ में ड्रिंक ज़रूर करेंगे, या शायद नहीं, क्योंकि ये दारू सूट नहीं करती कैप्टन शार्लेट को, जो काफ़ी जल्दी टल्ली हो जाती है। तो मे भी साथ में एक कप चाय ही पी लेंगे वो। जिस सबको सुन अपनी फीलिंग छिपाते हुए कैप्टन शार्लेट सिर्फ ओके कहती है और कहती है पहले ये जंग जीतो, उसके बाद देखेंगे। और इस सब के दौरान कैप्टन मैंट्रिस का सामना होता है लूशियस से, जो फाइनली वहाँ आ चुका होता है, जिसको काटने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब थे कैप्टन मैंट्रिस अब तक। जहाँ कैप्टन मैंट्रिस उसके साथ देखते हैं नाथ को और उन्हें लगता है कि वो हमेशा से उनके खिलाफ ही था, जिसको सुन वो शख्स कहता है अच्छा तो उसने तुमसे ही पंगे लिए। और उस पल कैप्टन मैंट्रिस समझ पाते हैं
कि ये नाहत नहीं है, ये है जिनकी बात कंप्लीट होने से पहले ही उस शख्स के मैजिक यानी लाइट मैजिक से कैप्टन मेंडिस का हाथ कट जाता है और उनके पेट में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। तो ये लाइट मैजिक इस्तेमाल करने वाला मॉर्गन है, कैप्टन यामी का दोस्त और नाहत का सगा भाई। पर सिर्फ वही नहीं, कुछ और खतरनाक खूंखार लोग भी वहाँ अपने नए रूप के साथ सामने हैं इनका सामना करने के लिए। जहाँ हम नोज़ल और नोएल के मॉम को भी देख पाते हैं, जहाँ नोज़ल के भाई बहन भी वहाँ खड़े होते हैं। और कभी दोबारा उम्मीद नहीं की थी नोएल की मॉम ने कि उसको अपने बच्चों का सामना करने का मौका मिलेगा। और इस तरह के कई सारे और पैलेडिन्स आसमान भर में भर जाते हैं और वहाँ से उड़कर नीचे की ओर आ रहे होते हैं। तो शायद यह समय आगाज करने का एक शांतिपूर्ण खुशहाल दुनिया के लिए, जिस सब की शुरुआत में ही हम देख पाए कि कैप्टन मैंड्रिस जख्मी हो गए, जिनको लिए आगे भागते हैं कैप्टन यामी, जिनको हील करने के लिए शायद कैप्टन विलियम्स अपनी शक्ति को इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही वो जूलियस को अपनी ज़िंदगी के लिए काफ़ी ज़रूरी मानते हुए आगे बढ़ना शुरू करते हैं लूशियस से। जिनकी लड़ाई की शुरुआत में कुछ ऐसा होता है जैसा तब हुआ था जब लिस्ट के ऊपर हमला किया था विजिट किंग ने, जिससे उसका एक हाथ जख्मी हो गया था। बिल्कुल वैसा ही टाइम मैजिक का हमला होता है वेंजेंस पे। और अब क्योंकि वेंजेंस लूशियस को नहीं रोक सकता, जिस वजह से वह कुछ नहीं कर पाएगा, और वहाँ मौजूद बाकी पैलेडिन्स अपने ऊपर से हमला करने वाले होते हैं इस पूरी जगह को तबाह करने के लिए, जो बिल्कुल उस पल की तरह होता है जब लिस्ट या पैट्री विलियम्स के शरीर में रहकर हमला करने वाला होता है क्लोवर किंगडम के ऊपर, जिसको रोकने के लिए उस समय विजिट किंग थे, लेकिन अब वही विजिट किंग हमला कर रहे हैं इस किंगडम के ऊपर। तो उसको अब कौन रोकेगा? जिसको रोकने के लिए सामने आता है यूनो अपने स्टार मैजिक के साथ, जहाँ उसके प्रोग्रेस को देख कैप्टन यामी काफ़ी हद तक इम्प्रेस्ड होते हैं, क्योंकि उसको सिर्फ अभी साल भर और कुछ महीने ही हुए हैं जिस सब दौरान वो इतना पावरफुल हो गया। जहाँ ये स्पेल काफ़ी हद तक विजिट किंग के उस स्पेल की तरह ही था, और इस मोमेंट तक यूनो ज़्यादा पावरफुल हो चुका है वेंजेंस के कंपैरिजन में, जो फिलहाल कैप्टन भी है गोल्डन डॉन का। जहाँ यूनो इससे पहले हुए हादसों को याद करता है जहाँ आस्था मारा गया, जिस सब की खबर सुन चर्च के बाकी बच्चे या उनके खुद के सिबलिंग्स कहे उन्हें, जिनको वो लोग भाई बहन मानते हैं, काफ़ी उदास थे, जिस सब को लेकर यूनो से माफ़ नहीं करेगा। और साथ ही उस सब निजी कारणों के बावजूद भी यूनो को बनना है विजिट किंग, जिस वजह से वो अपनी पावर को और ज़्यादा यूज़ करेगा। और ऐसे ही कुछ उम्मीद थी लूशियस को उससे भी, जहाँ अब उसको इसे भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो क्या होगा आगे, कि यूनो हरा पाएगा लूशियस को, और क्या नतीजा देखने को मिलेगा हमें इन दोनों के मुकाबले का, जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। तो खैर आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे ब्लैक क्लोवर के मांगा कंटिन्यूएशन में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।